बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है आपकी? कॉस्ट अकाउंटिंग का हम चाहिए आई कैप की किताब के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 10 बनता है। अगर आप कोई और बुक आपके पास है तो उसके हिसाब से आप इस चैप्टर को देख लें। टॉपिक का नाम हमारा है जी मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आज के इस लेक्चर में हमने सीखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बजाते खुद हैं क्या, प्लस हमने इसमें पढ़ना क्या है। मार्जिनल का लफ्जी मतलब अगर आपको पता होगा तो इसका मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट तब जब आप कोई एडिशनल यूनिट बनाओ। मतलब आप अगर 10 यूनिट बना रहे हो, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप 10 यूनिट बना रहे हो और 10 यूनिट पे आपको 100 रुपया का खर्चा आ रहा है, अगर आप 11 यूनिट बनाओ, आपका खर्चा 100 रुपए से बढ़ के 108 रुपए हो जाए, तो इसका मतलब है ये जो चेंज आया है आपका 8 रुपए का एडिशनल कॉस्ट आई है एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ये तो एक बेसिक मतलब है मार्जिनल कॉस्ट का। और इसके अंदर याद रखें, जब आपने 10 यूनिट बनाए, इस 100 रुपए के अंदर हो सकता है फिक्स कॉस्ट भी हो। जब 11 यूनिट बनाए, जो उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो तो वही फिक्स हुई। जो 8 रुपए है ना कॉस्ट, जो एडिशनल कॉस्ट 8 रुपए आई है एक यूनिट की, 11वें यूनिट की है, वो उसके अंदर फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है, वो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो याद रखें, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं। हाँ, आपको एक आइडिया होगा कि आपने, जाहिर सी बात है, अपनी प्रीवियस स्टडीज के अंदर एक चीज पढ़ी होगी कि एक फिक्स कॉस्ट है, इसको थोड़ा सा देख लें, और एक वेरिएबल कॉस्ट है। ये तो पता है ना, तो ये तो सबको पता है ना। हाँ, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, ये चाहे यूनिट्स मतलब एक्टिविटी इंक्रीज हो, मतलब एक्टिविटी ज्यादा हो या एक्टिविटी कम हो, मतलब आप यूनिट ज्यादा बनाओ कम बनाओ, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है इन टोटल। फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी इन टोटल, ये चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर, आप एक फैक्ट्री है जिसमें 10 यूनिट बनाते हो और उसका रेंट देते हो 10,000। अगर वहां पर 20 यूनिट बनाओगे तो रेंट तो फिर भी 10,000 ही जाएगा। फिर अगर आप वहां पर 50 यूनिट बनाओगे तो रेंट तो फिर भी 10,000 जाएगा। तो ये फिक्स कॉस्ट है, एक्टिविटी चेंज होने से कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। हाँ, रेंट हमारा अगले साल चेंज हो सकता है, इन्फ्लेशन की वजह से रेट चेंज हो सकता है। हमने एग्रीमेंट किया था कि अगले साल 5% रेट बढ़ेगा, किराया बढ़ जाएगा, वो फिक्स कॉस्ट चेंज तो हो रहा है लेकिन फिर भी फिक्स है। वजह, क्योंकि वो यूनिट की वजह से चेंज नहीं हो रही, वो तो किसी और वजह से चेंज हो रही है। तो याद रखें, हर उस कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट कह देंगे हम कि जो हमारे किसी यूनिट के ऊपर बेस नहीं करेगी, या वो हमारे किसी एक्टिविटी के ऊपर बेस नहीं करेगी। जो कॉस्ट टाइम के ऊपर बेस करती है वो फिक्स कहलाती है। जैसे ये आप सैलरी देते हैं, हर महीने सैलरियां चेंज भी तो होती हैं, साल बाद सैलरी में इंक्रीमेंट भी तो लगता है, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट में आती है। ओके की बात। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात देखिएगा जरा, अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे ना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो ये 10,000 कॉस्ट आई 10 यूनिट्स पे, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई? 100। फिर 10,000 आई 20 यूनिट पे, पर यूनिट कितनी हुई, या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई? तो 50। और अगर आप 50 में डिवाइड करोगे तो 20। ये क्या हुआ? ये तो चेंज होना शुरू होगी। तो फिक्स कॉस्ट मेरे भाई इन टोटल फिक्स रहती है, पर यूनिट डिक्रीज होती रहती है। या आप ये भी कह सकते हो
पर यूनिट वेरिएबल हो जाती है, चेंज हो जाती है पर यूनिट, बट इन टोटल फिक्स रहती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक है ना, वेरिएबल कॉस्ट, इसी सवाल को हम देखते हैं कि सपोज मैंने 10 यूनिट बनाए, मेरे एक यूनिट के ऊपर मटेरियल लेबर जो लगा ना वो 500 रुपए का लगा एक यूनिट पे। तो मैंने जब 10 यूनिट बनाऊंगा तो उसको 500 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5000 लगेगा। अगर मैं 20 यूनिट बनाऊंगा, हर यूनिट पे तो 500 ही लग रहा है, हर यूनिट पे 500 ही लग रहा है, तो टोटल कितना लगेगा? 10,000। जब मैं 50 यूनिट बनाऊंगा और हर यूनिट पे 500 लग रहा है तो 25,000 लग रहा है। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। देखो जब मैंने 10 यूनिट बनाया तो 5,000 का खर्चा हुआ, 20 यूनिट बनाए 10,000 का खर्चा हुआ, 50 बनाए 25,000 का। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्शन चेंज हो रही है, कॉस्ट चेंज हो रही है। बट अगर इसका पर यूनिट निकाले, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 500 500 500 है ना। इंटरेस्टिंग चीज कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है। अब थोड़ी सी दिमाग की दही बनाते हैं, जरा सोचें। फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, पर यूनिट वेरिएबल होती है। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल होती है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल होती है, पर यूनिट फिक्स होती है। बस ये आपके पास नॉलेज एडिशनल है। अगर आपका थोड़ा दिमाग चेंज हो रहा है या थोड़ी सी मसाइल आ रहे हैं तो रिलैक्स रहे, कोई मसला नहीं। आता है नहीं आता ना सही। हमें ये पता होना चाहिए जो फिक्स कॉस्ट है वो एक्टिविटी की वजह से चेंज नहीं होती, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक्टिविटी की वजह से चेंज होती रहती है इन टोटल। ओके होगी बात। अब अगली हम वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाते हैं। वो ये कि हम स्टार्ट करने लगे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है इसको हम बाद में देखते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम वेरिएबल कॉस्टिंग भी इसे कह सकते हो, वेरिएबल कॉस्टिंग, या इसको आप कह सकते हो डायरेक्ट कॉस्टिंग। वेरिएबल क्यों कहते हैं? अभी अभी तो हमने देखा कि जब वो 100 रुपए से 108 होगी तो जो 8 रुपए थे उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल यूनिट की वजह से चेंज हुई। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो मसला है, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, जब भी हम किसी की, जैसे मैं ये एक पेन बना रहा हूं, इस पेन की प्रोडक्शन पे मेरा जो खर्चा आएगा मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऐड करूंगा। ये कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग वाला स्कॉलर। क्या कहता है कि भाई साहब जब आपने इसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट फाइंड करनी है कि ये मार्कर, ये पेन कितने का बना, तो सिर्फ सारी वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके बताओ, खत्म। हमने कहा कि फिक्स कॉस्ट का क्या करें? कहता है वो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देना। लेकिन अभी क्या करो, अगर आप चाहते हो कि इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है तो मार्जिनल वाला बाबा कहता है कि भाई साहब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट प्लस करके इसकी यूनिट की कॉस्ट फाइंड कर लो। ऑब्जॉर्प्शन वाला क्या कहता है? ऑब्जॉर्प्शन वाला कहता है कि आप वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी ऐड करो और जो फिक्स्ड कॉस्ट इसके ऊपर अब्सॉर्ब हुई है, एक यूनिट पे के ऊपर कितनी फिक्स्ड कॉस्ट आती है वो भी ऐड कर लो। तो बस इस दोनों में फर्क क्या हुआ कि जब भी मार्जिनल कॉस्ट वाला पर यूनिट अपनी कॉस्ट निकालेगा उसके अंदर इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट के खर्चे ऐड कर देगा बस। और अब्जॉर्प्शन वाला वेरिएबल भी ऐड करेगा और फिक्स भी ऐड कर देगा। करेगा कैसा है वो हम अभी पढ़ने लगे। बात समझ लगी? तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर इसका दूसरा नाम क्या होता है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी इसे कहते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो काम करते हैं ना, रूटीन में जो अकाउंटिंग करते हैं ना, वही है। और हमने इसमें करना क्या, बेसिकली बनानी है इनकम स्टेटमेंट। आप कहोगे सर इनकम स्टेटमेंट तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। बिल्कुल भाई साहब पढ़ते हो, लेकिन क्या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपनी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते होंगे? वो नहीं देखते होंगे कि उन्हें कितनी इनकम या लॉस हुआ?
तो याद रखें, ये मोस्टली जो मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सिस्टम है ना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसी जगह इस्तेमाल हो जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले लोग इसको नहीं देखते या शायद मानते भी नहीं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए जो कुछ हम जिस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वो हमारी हेल्प हो जाएगी। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए कैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सादा सी बात है। मैं अगर आपको बताऊं कि मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट का मैं पहले एक तरीकाकार बता देता हूं, फिर मैं फॉर्मेट भी बनाता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग वाला कहता है कि आप ऐसा करो, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू कि भाई साहब जब मैं अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करूंगा ना, तो कुछ इस तरह से कि पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करूंगा। इसको कंसीडर करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट को। या मैं कहता हूं फुल कॉस्ट कैसे ये फाइंड करता है। फुल कॉस्ट का मतलब है टोटल जितने खर्चे आए हैं, वेरिएबल फिक्स टोटल, प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन। तो ये तो पता है ना प्रोडक्शन खर्चे कौन से होते हैं, नॉन प्रोडक्शन वो जो चीज को प्रोड्यूस करने में आते हैं, और नॉन प्रोडक्शन वो जो अदर देन सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ओवरहेड, जनरल ओवरहेड। वो बात हम पहले पढ़ चुके हैं ओवरहेड्स के अंदर। हाँ, जिसने ओवरहेड नहीं पढ़ा तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंडिपेंडेंटली समझ लग जाए। ठीक है, तो ये कहता है कि ऐसा करो, पहले वेरिएबल कॉस्ट ले लो। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगी, एक आपके पास आएगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें क्या क्या होता है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड, ये हो गया वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर वो कहता है आप लो वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, जी वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आएगा, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और एडमिन एक्सपेंस। ये कोई और एक्सपेंस अगर सवाल के अंदर गिवन है कि जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करता प्रोडक्शन से, तो वो नॉन प्रोडक्शन हो एक्सपेंस कहलाते। मतलब इसमें क्या किया आपने, सारे के सारे वेरिएबल लेने हैं, चाहे वो नॉन प्रोडक्शन हो चाहे वो प्रोडक्शन हो। देखें ना, ये भी वेरिएबल ही लेने हैं। मार्जिनल कॉस्ट में ये तरीका अपनाना है। फिर उसके बाद जब ये फाइंड हो जाएंगे, फिर ये सीक्वेंस में करना है। फिर आपने फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या लेनी है, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में कौन कौन से आते हैं, और अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो हम कौन कौन से लिखते हैं, जरा देखिएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है तो वो लेने हैं। अगर सवाल के अंदर एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है तो वो लेने हैं। और अगर सवाल के अंदर वो नहीं गिवन तो बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ले लेना, काम चल जाएगा। बात समझ लगी। अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड लेने। अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं, वैसे तो आपने ओवरहेड में भी पढ़ा और ये पीआरसी में भी है। अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं, ठीक है, मैं वो अब्जॉर्प्शन में बताऊंगा, क्योंकि यहां पर आपने सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर आपको सवाल के अंदर फिक्स्ड एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से, ये प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से, ये फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से बताया जा सकता है। ठीक है, एक्चुअल होंगे तो पहले वो लेंगे, और अगर एक्चुअल नहीं है तो बजटेड यहां पर लिख देंगे।
और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से होते हैं? वही सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन होंगे फिक्स। ये फिक्स वाले होंगे, सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आप अपनी कॉस्टिंग करोगे, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और इस टोटल कॉस्ट को अगर आप लोग सेल से माइनस कर दोगे तो अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट आ जाएगा। बल्कि इनकम स्टेटमेंट बनवाता हूं, परेशान हूं, इनकम स्टेटमेंट में बनवाता हूं। अगर आप अब्जॉर्प्शन की बात करें कि अब्जॉर्प्शन वाला क्या कहता है, इसमें जरा गौर फरमाना जरा कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ना इसने क्या किया। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट ली, प्रोडक्शन भी और नॉन प्रोडक्शन भी। पहले इसने सारी वेरिएबल कॉस्ट ली, प्रोडक्शन भी और नॉन प्रोडक्शन भी। फिर इसने फिक्स्ड कॉस्ट ली, प्रोडक्शन भी और नॉन प्रोडक्शन भी। क्योंकि ये डेली वेरिएबल को करता है तो ये पहले वेरिएबल को ही प्रेफर करेगा। और जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला है वो क्या करता है? अगर हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अच्छा जब दिमाग में ना चीजें अब्जॉर्ब ना हो रही हो ना, तो लेक्चर बंद कर दिया करें, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लिया करें, थोड़ी देर के लिए। क्योंकि फिर अगर वो टाइम जाया होता है आपका, लेक्चर सुनी जाओ सुनी जाओ सुनी जाओ, कोई फायदा तो होता नहीं। इसलिए अगर कोई ऐसा कभी इशू हो जाए ना तो ऐसा कर लिया करो, ठीक है? चलिए जी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला कहता है कि भाई साहब अगर आपने टोटल कॉस्ट इसकी फाइंड करनी है ना किसी भी यूनिट की, ये पहले कहता है कि सबसे पहले आप पकड़ो प्रोडक्शन कॉस्ट को। हमने कहा जी प्रोडक्शन कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है? कहता है जी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो सकती है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। पता चला चेंज का? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसने क्या किया था? वेरिएबल कॉस्ट पहले ली थी, वेरिएबल कॉस्ट जिसमें प्रोडक्शन भी और नॉन प्रोडक्शन भी। ये क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट ले रहा है, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। तो इसमें आएंगे क्या क्या? वेरिएबल प्रोडक्शन और क्या? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। और सॉरी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या आएगा? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में यहां पर आपने लेना है हमेशा अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड। अप्लाइड को एब्जॉर्ब्ड भी कहते हैं, एब्जॉर्ब्ड, इसको एलोकेटेड भी कहते हैं। तो एब्जॉर्ब्ड या अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड, वो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो ये मैं फॉर्मेट के बाद यही पढ़ाना है आज इस लेक्चर में। मैंने ये अप्लाइड एफओएच सिखाने हैं आपको, लेकिन अभी फॉर्मेट पहले लिखाऊंगा, फॉर्मेट के बाद, ठीक है? उसके बाद वो कहते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लो, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लो। अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? फिर वही बात, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, और फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसमें वही सेलिंग, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो बेसिक फर्क ये है कि वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे लेता है, मार्जिनल वाला कैसे लेता है, अब्जॉर्प्शन वाला कैसे लेता है। गॉट इट? अब हम सीखते हैं कि इन मेथड में कॉस्टिंग तो थोड़ी सी हमने देख ली कि अच्छा ठीक है, एक सीक्वेंस का फर्क है, अदरवाइज बाकी मामला ऑलमोस्ट सेम है, नॉट 100%, ऑलमोस्ट सेम है। सबसे बड़ा फर्क सिर्फ ये है, बस ये वाला, ठीक है? मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये। इसके अलावा बाकी चीजें तो बस सीक्वेंस आगे पीछे है, बाकी तो सारा सेम है। सिर्फ और सिर्फ अगर फर्क आ रहा है तो फर्क ये है
कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो हम एफर्ट लेते हैं ना, मतलब फिक्स्ड प्रोडक्शन हो रहा है, वो लेते हैं एक्चुअल या बजटेड, और यहां पर जो लेते हैं वो हम लेते हैं अप्लाइड। मेन फर्क ये है, बाकी तो बस सीक्वेंस ऊपर नीचे है। ओके, अब हम देखते हैं कि आपने पेपर में ये सवाल अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी आती है तो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग की कैसे बनानी है और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कैसे बनानी है। मैं कोशिश करता हूं कि एक ही पेज के ऊपर दोनों बना दूं ताकि आप लोग का कंपैरिजन भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इस लेक्चर में आपको अप्लाइड एफर्ट समझाऊंगा। और वैसे तो ओवरहेड में हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ लोगों ने या जिसको याद नहीं है या वो टॉपिक पढ़ा नहीं, उनके लिए कोई कमी ना महसूस। ओके की बात, चलें आगे। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जब हम काम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, तो सबसे पहले आपने लिखनी है सेल्स। जितनी भी सेल गिवन होगी, ये नॉर्मली सवाल के अंदर गिवन होगी। फिर आपने इसमें करना है लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। मैं क्योंकि आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो इसलिए इस फॉर्मेट में आपने सवाल हल करना है। पहले मैंने आपको सिखाया कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का तरीकाकार क्या होता है। अब वह फॉर्मेट कि इसमें इनकम स्टेटमेंट बनानी आपने कैसे, ठीक है। थोड़ा सा ये वैल्यू आगे करके लिख देते हैं जी, यहां पे रुपीज लिख देते हैं। हाँ जी, लेस वेरिएबल कॉस्ट। कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस होती है? तो सबसे पहले आपने लेना है ओपनिंग स्टॉक। जितना भी गिवन है वो यहां पर लिख लेना है, या फाइंड करना पड़ता है या गिवन होता है। इसमें हम ऐड कर देते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐड कर देते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल, बल्कि ऊपर वेरिएबल का लिख दिया है ना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, तो आपको बार बार वेरिएबल का लफ्ज लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल लिखें प्रोडक्शन कॉस्ट और ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल। प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी कैसे? यहां पे मटेरियल की वैल्यू चाहे अलग अलग लिख ले या सबको प्लस कर लिख ले, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। इन सबको यहां पर अलग अलग करके प्लस कर दे या प्लस करके एक ही दफा लिख दें, लेकिन ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये चीजें ऐड करके लिख दो बस। ओके की बात। इसमें से फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये जो चीज आपके पास आई है ना, ये दैट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। आप इसको ये भी कह सकते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहां पर आप माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन को आपने बोलना है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। क्या बोलना है? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। अब वो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? क्योंकि अभी सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस नहीं की, अभी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस की है। अभी नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट रहती है। अभी हम फॉर्मूला लिख तो आए हैं, पहले क्या लिखते हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और अब हम लिखने लगे हैं वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसमें से मजीद लेस कर देंगे, मजीद माइनस कर देंगे वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज नेट कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नेट कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। नेट कंट्रीब्यूशन लिख लेना या कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिख लेना। क्योंकि बात, अब ये वेरिएबल खर्चे पूरे हो गए, सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन आ गया। और हमें भी पता है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस को तो कंट्रीब्यूशन आता है।
सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन आता है, सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट आता है। सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करो प्रॉफिट, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन। ओके, आगे चलते हैं। हाँ जी, इसमें से मजीद अब लेस क्या करेंगे, अब वेरिएबल खर्चे तो माइनस हो गए, अब हमने करना है फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट भी दो टाइप की होती है, एक होगी फिक्स्ड प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन से लेने हैं, अप्लाइड एफर्ट नहीं लेने, याद रखें यहां पर एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड लेना या बजटेड। एक्चुअल अगर गिवन है तो, अगर एक्चुअल नहीं गिवन तो बजटेड। और यहां से मजीद क्या लेस करना, ये लिख लिया करो, नॉन प्रोडक्शन फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। लो मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, नेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये फॉर्मेट आपने याद करना है, बल्कि अगला लेक्चर सुनने से पहले इस फॉर्मेट को 2 दफा लिखना है, अगर नहीं लिखोगे तो गुनाह मिलेगा। ठीक है, लाजमी लिखना है, फिर अगला लेक्चर सुनना। ओके की बात, आगे चलते हैं। अब हम वापस चलते हैं, अब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट बनाते हैं, बिल्कुल साथ ही बना देते हैं ताकि कंपेयर करते हुए आसानी हो। कंपेयर तो अब हो गया जब आपने इसके बारे में सीख लिया, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ये क्या कहता है, सेल्स कैन नेवर बी चेंज, सेल्स कभी चेंज नहीं होती, सेल्स आपकी वही एज इट इज आ जाएंगी। इसमें हमने जो लेस करना है ना, वो करना है कॉस्ट ऑफ सेल। वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल, इसलिए तो इसको कहते हैं कि जो नॉर्मल हम करते होते हैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ओपनिंग स्टॉक। ओके की बात, इसमें जब हम ऐड करेंगे ना, तो इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट सारी ऐड करेंगे, सिर्फ वेरिएबल नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट सारी की सारी। इसमें क्या क्या आएगा, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड, एक्चुअल और बजटेड नहीं, अप्लाइड। कैसे फाइंड करते हैं अप्लाइड, ये सी लेक्चर में हमने सीखा इस फॉर्मेट के बाद। ठीक होगी बात, ये सारे प्लस करके ये वैल्यू आ जाएगी। और अब यहां पर देखिएगा, यहां पर नंबर 1 बराबर, नंबर 2 बराबर, नंबर 3 बराबर, इसमें चौथा एलिमेंट मिसिंग है। तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या आ जाता है, सिर्फ वेरिएबल, और अब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करने, फिर माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। इसमें थोड़ा सा एक और चीज, ये आपको पता है, जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता है कि अप्लाइड एफओएच का जब कॉन्सेप्ट आता है ना जिधर भी जिंदगी में, वहां पर एक और कॉन्सेप्ट भी क्रिएट हो जाता है, अंडर अब्जॉर्प्शन है या ओवर अब्जॉर्प्शन है। क्या अंडर अब्जॉर्प्शन है या ओवर अब्जॉर्प्शन है। अंडर अब्जॉर्प्शन का मतलब है आपने कॉस्ट ऑफ सेल में कम ऐड किया, ओवर अब्जॉर्प्शन का मतलब है ज्यादा ऐड किया। अगर आपने कम ऐड किया तो मजीद ऐड कर दो, अगर ओवर किया है पहले तो फिर माइनस कर दो। तो इसके बाद अगर आपने प्लस या माइनस करना है, प्लस या माइनस करना है, अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन, अंडर अब्जॉर्प्शन प्लस, तो क्या इसका मतलब है आपने कम, ओवर अब्जॉर्प्शन ऐड, ओवर अब्जॉर्प्शन, अंडर अब्जॉर्प्शन तो प्लस, ओवर अब्जॉर्प्शन तो माइनस, करने के बाद ये आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ सेल। ये आगे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। ओके की बात, क्या किया है,
सिंपल दो चीजें थोड़ी सी चेंज, यहां पर एक नया एलिमेंट ऐड किया और यहां पर एक नया काम हुआ। पहले अप्लाइड एफर्ट्स लिए, और ये आप सबको पता है कि जहां जहां अप्लाइड एफर्ट्स की बात होती है वहां अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन की बात भी जरूर होती है। डीआरसी का चैप्टर नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग वाला याद आया? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? अब कहेंगे सर वहां तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड ही नहीं किया था। वो मेरे भाई वहां पर आपने सेल में से कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट माइनस की थी, और जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट नहीं कंट्रीब्यूशन आता है, और जब सारा प्रॉफिट माइनस करें तो तब प्रॉफिट आता है। तब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और हमने प्रोडक्शन खर्चे सारे माइनस कर दिए। अब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस कर देते हैं, जिसे आप लोग अदर एक्सपेंस कहते हो, लेस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वो वेरिएबल है, और है क्योंकि नॉन प्रोडक्शन तो एज इट इज गिवन होंगे, और ये दोनों के बराबर आंसर बराबर होता है। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का आंसर दोनों में बराबर होता है, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है। लो मेरे भाई आपका आ गया नेट प्रॉफिट। क्या ये नेट प्रॉफिट बराबर होगा? क्या ये नेट प्रॉफिट बराबर होगा? बराबर भी हो सकता है, पहले वाला बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे जब हम डिस्कस करेंगे। मतलब दोनों कॉस्टिंग में प्रॉफिट बराबर भी हो सकता है, प्रॉफिट एक का प्रॉफिट बड़ा और उसी का प्रॉफिट छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कौन सी सिचुएशन आगे पढ़नी है? ठीक है जी। अब ये आप अपना फॉर्मेट देखिएगा पहले। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। हाँ जी, ये चीज देख लो जरा। यस, इसका फॉर्मेट अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपने वैसे इसको नोट तो आपने साथ साथ कर लिया होगा। ये है, हाँ जी जनाब, डन होगी बात। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन सिखाता हूँ, क्योंकि वो हमने अप्लाई करना है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके सवाल करने हैं। ठीक है, सवालों में एक चीज जो जो सिखानी है वो सवालों में सिखाऊंगा, जाहिर सी बात है। अभी तो सिर्फ फॉर्मेट, इस लेक्चर में फॉर्मेट, और अगला लेक्चर सुनने से पहले आपने कितनी दफा करना है? 2 दफा ये फॉर्मेट लिखने हैं दोनों, ये नहीं कि एक वो हो गया एक वो हो गया जी फॉर्मेट हो गया सर की बात पूरी हो गई, नहीं, दोनों फॉर्मेट 2-2 दफा लिखने हैं। ओके, चले जनाब, फिर ओवरहेड की बात हो जाए जरा। आपके पास जो ओवरहेड्स होते हैं ना, ओवरहेड्स वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोडक्शन और एक नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, फिलहाल नॉन प्रोडक्शन की हम बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि नॉन प्रोडक्शन के अलग सिनेरियो में चले जाते हैं, इसका ताल्लुक अप्लाइड एफर्ट्स के साथ नहीं होता। हम आ जाते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ। इसमें फर्दर 2 चीजें होती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, यानी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और वेरिएबल। 99% ये अलग से बताए होते हैं, और अगर अलग नहीं गिवन तो कैसे अलग करना है ये हमारी कोई और वीडियो होगी। मतलब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे अलग अलग करना है ये किसी और जगह पर हम पढ़ेंगे। अभी हमारा ताल्लुक कुछ और है। अभी हमारा ताल्लुक है ये जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, इसके साथ। जो हम ओवरहेड के सारे सिनेरियो के अंदर जो सीखने जा रहे हैं ना, वो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में सीखने जा रहे हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड मोस्टली आपको होगा ये कि आपको ना सवाल के अंदर बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन होंगे, बजटेड फिक्स्ड
प्रोडक्शन ओवरहेड, एक एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, और एक और चीज होगी दैट इज अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है ना वो आगे लेक्चर बंद कर दे, आगे जरूरत नहीं है उसको सुनने की, क्योंकि मैंने यही सिखाना है इस वीडियो में। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, अगर ये तीनों गिवन है तो जो जो गिवन है जिस जिसके लिए इस्तेमाल होने हैं उसी के लिए, बट अगर ये इन दोनों में, अगर ये दोनों गिवन है तो ठीक है, और अगर दोनों नहीं गिवन तो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेना। फिक्स नहीं गिवन तो बजटेड नहीं गिवन तो एक्चुअल कर लेना इस्तेमाल, और एक्चुअल नहीं गिवन तो बजटेड। बट अगर दोनों गिवन हैं तो फिर आपने जिस जगह जो जो इस्तेमाल होगा अपना अपना वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं सवाल करवाता हूं कि जिसमें सारे गिवन हो, फिर एक सवाल वो दूसरा भी करवा देता हूं। इस सवाल लिखे जरा कि हमारे पास सवाल के अंदर लिखा हुआ है जनाब के बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास है 8 लाख, फिक्स्ड बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास है 8 लाख, और बजटेड एक्टिविटी लेवल है आपके पास, बजटेड एक्टिविटी लेवल है आपके पास सपोज 5 लाख यूनिट्स। और ये जो एक्टिविटी है ना ये सिर्फ यूनिट नहीं हो सकते, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी। फिलहाल हम यूनिट के साथ करने लगे। बजटेड एक्टिविटी लेवल है 5 लाख, ओके। और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मतलब एक्चुअल में कितने यूनिट बने, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जनाब 5,80,000 यूनिट्स आपने एक्चुअली में बनाए। सोचा था 5 लाख यूनिट बनाएंगे और 8 लाख रुपए का फिक्स खर्चा आएगा। हमने 5,80,000 यूनिट बना लिए, और एक्चुअल में खर्चा कितना आया, एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, वो जरी सी बात है कि जितना भी आ सकता है हम कहते हैं जी 8,50,000 आ गए। सवाल नोट फरमाएं, हो गया। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड 8 लाख है, बजटेड एक्टिविटी लेवल 5 लाख है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 5,80,000 है, और एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 8,50,000। सबसे पहले हमने फाइंड करना होता है अप्लाइड रेट, या जिसको शॉर्टकट में लिखा जाता है फिक्स्ड ओवरहेड, अप्लाइड रेट, फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड रेट, FOAR भी लिखा जाता है, या डायरेक्ट आप अप्लाइड रेट लिखें, जिसका फार्मूला होता है बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, बजटेड, क्योंकि अभी हम फिक्स पढ़ रहे हैं तो अभी सिर्फ फिक्स लिखें, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। नॉर्मल एक्टिविटी लेवल को आप एवरेज एक्टिविटी लेवल भी कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर वहां तो बजटेड गिवन है, यहां पर फिर एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया। अगर सवाल के अंदर बजटेड एक्टिविटी लेवल भी गिवन हो, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल भी गिवन हो, बजटेड भी गिवन हो, नॉर्मल भी गिवन हो, तो आपने नॉर्मल लेनी है। और अगर गिवन ही एक है तो फिर जो गिवन है वो ही लेगा। दोबारा बताऊं, अगर सवाल के अंदर बजटेड एक्टिविटी लेवल भी गिवन है, एवरेज या नॉर्मल एक्टिविटी लेवल भी गिवन है, तो कौन से लेना है, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। बट अगर गिवन ही एक है तो बजटेड गिवन है या नॉर्मल गिवन है वही ले लेंगे। ओके, चलें जी बिस्मिल्लाह करें। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे कितने आ गए, 8 लाख जो बजट किए थे, और नॉर्मल एक्टिविटी लेवल बजटेड गिवन है 5 लाख,
तो 5 लाख ले लेते। ओके की बात, कितना आंसर आ गया बताइएगा जरा आंसर। 800,000 डिवाइडेड बाय 500,000, 1.6। डन। अब ये आ गया अप्लाइड रेट। इसके बाद आप फाइंड करोगे अप्लाइड फिक्स को, जो हमने वहां पर अप्लाई करना है। पर यूनिट चाहिए तो ये पर यूनिट 1.6 है। अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे फाइंड करते हैं? अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। लो जनाब, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट हमारा है 1.6 और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हमने कितने यूनिट बनाए हैं? एक्चुअल में 5,80,000, 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय 580,000। तो आपके पास जनाब अप्लाइड एफओएच आ गया। 580,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 928,000। दैट इज अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, दैट इज अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके की बात। अब यहां से हमने ये भी देखना है कि ये अंडर अब्जॉर्प्शन है या ओवर अब्जॉर्प्शन है। तो कंपेयर विद एक्चुअल प्रोडक्शन, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। और अगर एक्चुअल नहीं है तो फिर बजटेड के साथ कर लेंगे। अगर एक्चुअल नहीं है तो बजटेड के साथ कंपेयर कर देना। बट अगर एक्चुअल गिवन है जो कि 8,50,000 है, इसके साथ कंपेयर कर। अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अब्जॉर्प्शन, अगर अप्लाइड कम है तो अंडर अब्जॉर्प्शन। अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अब्जॉर्प्शन, ज्यादा है तो ओवर, कम है तो अंडर। लेकिन कौन? अप्लाइड। वो अप्लाइड है 9,28,000 और ये है 8,50,000। तो कितना डिफरेंस आ गया? ओवर अब्जॉर्प्शन 928 माइनस 850, 78,000 ओवर अब्जॉर्प्शन, 78,000। तो समय लगी 78,000। ओके, इसकी मैं जनरल एंट्री भी बताता हूं कि जनरल एंट्री वैसे आपको आनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, मजाक है। जनरल एंट्रीज आपको वैसे ही आनी चाहिए हमेशा। हर चीज की एंट्रीज तो आपको जहां जिसकी कोई एंट्री है ना, आपको आनी चाहिए। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री क्या होती है? एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड की, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट, बैंक या कैश या पेएबल। हम तो इसके अंदर तो वैल्यू भी है हमारे पास 850,000। ये हमेशा यही है, चाहे पीआरसी में जाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग में जाओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाओ, एंट्री एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड की यही है। फिर अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री क्या है जनाब? अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड, बजटेड की कोई एंट्री नहीं होती, याद रखें। हाँ, अगर बजटेड और एक्चुअल बराबर है तो फिर तो वो एक्चुअल बन गया ना। वैसे बजटेड की कोई एंट्री नहीं होती। अप्लाइड एफओएच की एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। 928 था जो भी था। ये एंट्री किसकी होती है? अप्लाइड एफओएच। ये पीआरसी में शायद आपको समझ नहीं लगी होगी, अब लग जाएगी। फिर उसके बाद अंडर अब्जॉर्प्शन की, ओवर अब्जॉर्प्शन की। अंडर अब्जॉर्प्शन का मतलब है आपने कॉस्ट ऑफ सेल में कम ऐड किया, मजीद कर देंगे। ओवर का मतलब है ज्यादा ऐड किया तो कम कर देंगे। तो ये इसमें तो क्या है हमारे पास? ओवर अब्जॉर्प्शन। ओवर अब्जॉर्प्शन का मतलब है आपने कॉस्ट ऑफ सेल में पहले ज्यादा ऐड कर दिए थे, तो अब कॉस्ट ऑफ सेल में कम कर दो।
कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट 78,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड रेफरेंस एंट्री है ये 3 एंट्रीज आपको आनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पूछी जा सकती है, एक्चुअल की, अप्लाइड की और ओवर की। और मजे की बात है अगर उसने पूछा ना अंडर या ओवर की, तो ऊपर वाली दोनों एंट्री पास नहीं करेंगे। जो एंट्री पूछेगा वही एंट्री बताना। ठीक होगी बात? और समझ रहे हो? थक तो नहीं गए? चलें, एक और अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन का सवाल मैं आपको करवा दूं, फिर आपकी जान छोड़ देता हूं। चलिए जी, एक सवाल है कि हमारे पास गिवन है बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड 6 लाख, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड 6 लाख और बजटेड एक्टिविटी लेवल कर लेते हैं 5 लाख और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 5,50,000 यूनिट्स कर लो। कहते नॉर्मली 90% यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। बस यही सवाल है। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेट का फार्मूला लगाते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। क्या फार्मूला पड़ा हुआ है? बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ओवर नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। अब हमारे पास बजटेड है, फिक्स्ड प्रोडक्शन है 6 लाख और बजटेड एक्टिविटी लेवल 5 लाख है, बट नॉर्मल एक्टिविटी हमने तो नॉर्मल लेना है ना, 90% इस्तेमाल करते हैं। उसका 90% लिया तो कितना आ जाएगा? 450,000। ओके की बात? तो हमारे पास रेट कितना आ गया? फिक्स्ड अब्जॉर्प्शन रेट 1.3333 या 4/3। 1.33 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। ओके की बात? रेट आ गया। अब आपने फाइंड करना है मेरे भाई अप्लाइड एफओएच, अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसका फार्मूला होता है रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। अब कहोगे सर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल नहीं गिवन, तो मैंने क्या कहा था, अगर जिंदगी में एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ना गिवन हो तो जो बजटेड एक्टिविटी लेवल गिवन होगा वही इस्तेमाल कर ले। वैसे इसमें तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल गिवन है, माजरत, इसमें तो गिवन है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। इनकेस अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ना गिवन होता ना, तो हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल गिवन है, बल्कि आप ऐसा करें, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं गिवन, वो लिख ले। चलो आप तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल में समझे है ही नहीं, छोड़ दें इसको, ये है ही नहीं, इसको रेज कर दें। आप यहां पर आप लिखें एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हुए, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड लिख लें रुपीस, तकरीबन लिख लें 6,10,000। ठीक है, ये ठीक हो गया। बस क्योंकि वो कंपेयर करने हैं ना, तो यहां पर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल समझो नहीं गिवन, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल नहीं गिवन, तो फिर अगर गिवन होगी तो वही लेते और नहीं गिवन तो बजटेड एक्टिविटी लेवल लेते। तो कितना आंसर आ गया? 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 600,000, 8 लाख।
अप्लाइड एफओएच, और एक्चुअल एफओएच कितना है? 6,10,000, 6,10,000, ऐसा ही है ना। अप्लाइड एफओएच हमने फाइंड, ये 6 लाख, एक्चुअल एफओएच 10,000, 6,10,000, और हमारे जो अप्लाइड एफओएच निकले वो है 8 लाख, क्योंकि रेट निकला अप्लाइड एफओएच 4/3 मल्टीप्लाई बाय 600,000। तो ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है? ओवर अप्लाइड। कितना ओवर अप्लाइड? माइनस 6,10,000, 190,000। तो ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा था कि हमने अंडर या ओवर अप्लाइड कैसे फाइंड करना है। इसकी एंट्री चाहो तो पास कर लो आपको, ठीक है। तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे फाइंड करना है, और वैसे अगर आपने इसको फुल डिटेल में सीखना है तो ओवरहेड का चैप्टर बेस्ट है। ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर सुनने से पहले आपने फॉर्मूला 2 दफा लिखना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।